हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के सामान्य अध्ययन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था जो है एक उभरती या फिर इमर्जिंग प्रकार की अर्थव्यवस्था है और ये जो है मध्यम आय की विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मध्यम आय आकार की है और विकासशील है। विकासशील या फिर इसी को हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था बोलते हैं। विश्व के पटल पर अगर हम देखें तो ये विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। किस संदर्भ में? जीडीपी के संदर्भ में। जीडीपी के बारे में हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद दिए हुए फाइनेंशियल ईयर में, दिए हुए साल में उस क्षेत्र में, अभी हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में जो भी वस्तुएं एवं सेवाएं, जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं और जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ली जाती हैं, उनका जो सकल मूल्य है वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। तो जीडीपी के हिसाब से अगर देखें तो छठवीं जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर परचेसिंग पावर पेरिटी के हिसाब से देखें, क्रय शक्ति के आधार पर अगर हम देखें, क्रय शक्ति समता जिसे हम कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं परचेसिंग पावर पेरिटी। परचेसिंग पावर पेरिटी ये क्या होता है देख लेते हैं इसके बारे में। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर अगर हम देखें तो ये तीसरी जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में। तो क्रय शक्ति समता का क्या मतलब है कि अलग अलग करेंसीज चलती है अलग अलग देशों में, अलग अलग मुद्रा। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? भारत की जो मुद्रा है वो है रुपए, इंग्लिश में हम बोलते हैं रूपी। इसका कोड क्या है, यानी मार्केट में जो है वो इसका कोड क्या रहता है? INR, इंडियन नेशनल रूपी। और इसका जो प्रतीक है या जो चिन्ह है ये है 2010 से ये प्रतीक चिन्ह लिया गया है। भारत सरकार के द्वारा इस प्रतीक चिन्ह के लिए कंटेस्ट भी आयोजित किया गया था, जिसको जीता था मुंबई के डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार IITN है बॉम्बे से। डी उदय कुमार द्वारा ये डिजाइन किया गया था। तो ये प्रतीक चिन्ह है इंडियन नेशनल रुपीस का, भारतीय मुद्रा रुपये का। तो अभी हम क्या देखते हैं कि अलग अलग जो मुद्राएं हैं उनका जो मूल्य होता है वो अलग अलग होता है। जैसे रुपये का जो मूल्य है वो US डॉलर के सापेक्ष या फिर ब्रिटिश पाउंड के सापेक्ष या फिर यूरो के सापेक्ष जो है अलग होगा। अलग अलग मुद्राओं का जो है अलग अलग कीमत होता है। लेकिन जो भी मुद्रा जिस भी क्षेत्र में प्रचलित है उतने रुपए में वो वहाँ के कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो कितना खरीद सकता है। यानी दिए हुए रुपए में भारत का एक जो व्यक्ति है अपने यहाँ कितना सामान खरीद सकता है, और किसी दूसरे देश की हम बात करें तो वहाँ का व्यक्ति उतने रुपए, उतना जो वहाँ की करेंसी है उसमें कितना वस्तु खरीद सकता है, इसके आधार पर जो है क्रय शक्ति क्षमता निकाली जाती है, जिसे हम कहते हैं परचेसिंग पावर पेरिटी या फिर PPP। तो इसके आधार पर जो है ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जब यहाँ पे GDP की बात हो ही गई है तो हम देख लेते हैं GDP। तो भारत की जो GDP है, हम बात करेंगे 2020-21 की, ये है लगभग 3.05 ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब होता है 3.05 गुणित 10 की घात
12, ये है यूएस डॉलर। अगर भारतीय रुपए में अगर हम देखें तो ये होता है लगभग रुपए 1,97,45,46,670 करोड़ रुपए। 1,97,45,46,670 रुपए नहीं, 1,97,45,46,670 करोड़ रुपए, ये होता है भारत की जीडीपी। यानी एक साल में अगर हम 20-21 की बात करें, 2020-21 में, तो इस फिनेंशियल ईयर में, इस वित्त वर्ष में भारत के अंदर जितना भी वस्तु उत्पादित हुआ और जो भी सेवाएं ली गई, उनका जो सकल मूल्य है वो होता है लगभग 3.05 ट्रिलियन, या फिर भारतीय रुपए में 1,97,45,670 करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति अगर आय की हम बात करें, पर कैपिटा इनकम जिसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सूचकांक या ये आय जो है ये बताता है कि वहाँ के जो लोग हैं उस देश के, उनका जीवन जो है किस स्तर का है। तो प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें 2020-21 के लिए, तो ये होता है लगभग यूएस डॉलर 2,191। ये नॉमिनल जीडीपी के आधार पर हम देख रहे हैं, नॉमिनल आधार पर, सामान्य तौर पर। अगर पीपीपी की बात करें, परचेसिंग पावर पेरिटी की, तो चूंकि हम देख रहे हैं कि परचेसिंग पावर पेरिटी जो है वो अलग अलग मुद्राओं के तुलनात्मक अध्ययन से आता है, यानी दिए हुए करेंसी से आप अपने क्षेत्र में कितना सामान खरीद पा रहे हैं उसके आधार पर। तो ये जो है नॉमिनल से हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें, ये 2020-21 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो नॉमिनल है 2,191 यूएस डॉलर, लेकिन अगर पीपीपी में बात करें, परचेसिंग पावर पेरिटी में, तो ये है 7,333 डॉलर। अर्थशास्त्र में कई बार जो मूल्य लिए जाते हैं वो किसी आधार वर्ष पर लिए जाते हैं, मतलब किसी वर्ष पर जो मूल्य चल रहा होता है उसको बेस मानकर। जैसे हमारे यहाँ भी सामान्यतः कुछ चीज़ों के जो मूल्य लिए जाते हैं वो 2011-12 के आधार वर्ष पर लिए जाते हैं। तो अगर प्रति व्यक्ति आय हम बात करें आधार वर्ष यानी स्थिर मूल्य 2011-12 को 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए अगर हम बात करें, तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर होती है 99,694 रुपये, 694। और अगर वर्तमान मूल्य में बात किया जाए, यानी 2020-21 के मूल्यों में बात किया जाए, तो ये बैठता है लगभग रुपए 1,45,679। तो इम्पॉर्टेंट डेटा है, याद रखते चलिएगा। प्रति व्यक्ति आय जो है 2020-21 में नॉमिनल अगर हम देखें तो डॉलर 2,191, और पीपीपी में अगर हम बात करें परचेसिंग पावर पेरिटी में, तो ये होता है डॉलर 7,333 रुपये। अगर स्थिर मूल्य 2011-12 को आधार वर्ष बात मानते हुए माने तो वो होता है 99,694 रुपये, लेकिन 2020-21 के जो चालू मूल्य हैं, उस समय जो मूल्य चल रहे थे उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1,45,679 रुपये ये होता है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक मोटा खाका बताने के लिए, यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है ये बताने के लिए, ये जानने के लिए एक अच्छा तरीका होता है कि वहाँ का बजट देख लिया जाए। बजट से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि बजट का आकार क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स को, कौन कौन से क्षेत्रों पर बजट का कितना पैसा दिया जा रहा है, फिर मुद्रास्फीति की दर क्या है, या फिर जो राजकोषीय घाटा है उसकी स्थिति क्या है। इसके आधार पर सरकार कितना स्थिर है, कितना अस्थिर है, अर्थव्यवस्था कितनी स्थिर है, इसके बारे में पता चलता है। तो एक नज़र हम बहुत ही संक्षेप में हम देख लेते हैं 2021-22 की भारत के बजट पर।
भारत का जो बजट है वो प्रत्येक वर्ष फरवरी में पेश किया जाता है। तो 2021-22 का भी जो बजट है वो 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया लोकसभा में। ये प्रस्तुत करते हैं भारत के जो वित्त मंत्री हैं। तो वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। इनके द्वारा 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ये जो बजट है, बजट का बहुत सामान्य अर्थ में मतलब समझिए कि दिए हुए वित्त वर्ष में अगले जो वित्त वर्ष है 2021-22 का जो वित्त वर्ष है, जो कि चालू हुआ है 1 अप्रैल 2021 से और ये चलेगा 31 मार्च 2022 तक। भारत में वित्त वर्ष जो है वो अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो फिनेंशियल ईयर 2021-22 में किन किन क्षेत्रों में कितना कितना रुपए जो है खर्चा किया जाएगा, इसका जो हिसाब किताब रहता है वो कहलाता है बजट। अब ये चूंकि हमेशा फिक्स तो नहीं होता, आप एकदम अभी से तय नहीं कर सकते ना कि अगले साल में कितने कितना चीज़ आप एग्जैक्ट खर्च करेंगे। तो बहुत सारे जो चीज़ होते हैं वो एस्टिमेट होते हैं, वो पूर्वानुमान होते हैं कि इतना रह सकता है, इतना हो सकता है। तो एस्टिमेशन होता है बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। तो 2021-22 के जो बजट है उसका आकार है 2021-22 का वो बजट है 34,83,236 करोड़ रुपए का ये बजट है। 34,83,236 करोड़ रुपए का ये बजट का आकार है। ये जो बजट है पिछले बजट यानी 2020-21 के बजट से 14% ज़्यादा है। अब इसमें ध्यान देने लायक चीज़ें हैं कि ये जो इतने खर्चे की हम बात कर रहे हैं 34,83,236 करोड़ रुपए फिनेंशियल ईयर 21-22 में सरकार जो है खर्च करेगी। तो इसके लिए मोटा मोटी हम देखेंगे कि जो मेजर पैसा है वो कहाँ से आएगा और किन किन क्षेत्रों में वो जाएगा। तो जैसे अगर राजस्व की बात करें इसमें, तो राजस्व से जो प्राप्ति होगी, राजस्व प्राप्ति जो होगी वो राजस्व प्राप्ति किससे हो सकती है? राजस्व प्राप्ति जो है टैक्स हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्स हो सकते हैं, और उसके अलावा जो रॉयल्टी होते हैं खनिज आदि के, उन सब से जो प्राप्ति होती है उसे हम कहते हैं राजस्व प्राप्ति। ये हो रही है लगभग 17.88 लाख करोड़। याद रखने के लिए आपको आसानी हो करके मैं इसको लाख करोड़ में ले रहा हूं। जैसे इसको हम ले सकते हैं 34.83 लाख करोड़, तो उसी तरीके से मैं ले रहा हूं 17.88 लाख करोड़। ये राजस्व से होगी प्राप्ति। राजस्व मतलब जो रॉयल्टीज हैं, टैक्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उनसे। और पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति मतलब सरकार जो है जो बोरोविंग करती है, सरकार जो पैसे कर्ज लेती है, मार्केट से ले सकती है कर्ज सिक्योरिटीज़ के बदले में, या फिर जो बड़े बैंक्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं, या फिर वर्ल्ड बैंक हैं, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, वहाँ से अगर वो कर्ज लेती है तो वो सारे जो पैसे आते हैं वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाते हैं। उनसे इनको मिलने का अनुमान है 2021-22 में 16.54 लाख करोड़ रुपए। ये तो हो गई प्राप्ति की। राजस्व व्यय की अगर हम बात करें तो ऐसा अनुमान है कि 29.29 लाख करोड़ जो है राजस्व व्यय होगा। और उसी तरीके से पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें तो ये रहने का अनुमान है 5.54 लाख करोड़। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि
ये तो केवल राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ही है। यही जो लगभग लगभग हो जा रहा है 34.83 लाख करोड़। सामान्य रूप से क्या होता है कि सरकारें जो हैं जितनी प्राप्ति करती हैं, जितना उनको धन प्राप्त होता है, उसके बदले खर्च जो है ज़्यादा हो जाता है, यानी आय कम होता है, व्यय ज़्यादा होता है। तो व्यय और आय का जो अंतर है ये कहलाता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें वो है 15.06 लाख करोड़। और ये जो है जीडीपी का, भारत का जीडीपी जो हमने देखा था 1.03 ट्रिलियन डॉलर, उस जीडीपी का ये जो है लगभग लगभग माफ करिएगा 6.8% रहने का अनुमान है जीडीपी का। ये हमेशा राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का परसेंट लिया जाता है, जीडीपी का लगभग 6.08% रहने का अनुमान है। ये जो राजस्व घाटा था 2019-20 की अगर हम बात करें तो लगभग 9% से ऊपर था। ये जो था 2019-20 में 9% से ज़्यादा था, तो उसे कम करके 6.8% तक रखने का अनुमान है राजकोषीय घाटा। उसी प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि राजस्व से जो प्राप्ति होती है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 17.88 लाख करोड़, ये राजस्व से प्राप्ति है। लेकिन राजस्व से व्यय जो हम देख रहे हैं 29.29 लाख करोड़, ये अधिक है, यानी राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय जो है खर्चा वो ज़्यादा है। तो इनका जो अंतर है वो कहलाता है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा मतलब राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, राजस्व प्राप्ति। तो जब राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से कम होता है तो राजस्व घाटा होता है। ये है लगभग 5.1%। किसका? जीडीपी का। ये हमेशा जीडीपी के परसेंट में लेंगे। कितना? 5.1% जीडीपी का। ये कुछ चीजें हम देख रहे हैं। इसके अलावा भारत की जो जीडीपी है वो 2021-22 में 14% जो है 14.4% बढ़ोतरी पे रहे, उसमें वृद्धि हो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यानी जीडीपी में ग्रोथ या विकास वृद्धि, माफ करिएगा, में वृद्धि का अनुमान है 14.4%। ये सब डेटा जो है इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। तो जीडीपी में 14.4% ग्रोथ रहेगी ऐसा अनुमान है। इसके अलावा भारत के बजट में हम क्या देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको अलग अलग वेटेज दिया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है बजट का वो होता है रक्षा क्षेत्र में। तो सबसे अधिक जो एलोकेशन होता है फंड का, पैसे जो दिए जाते हैं जिस क्षेत्र को, वो है रक्षा क्षेत्र। सर्वाधिक आवंटन, आवंटन मतलब पैसे का आवंटन, वो होता है रक्षा क्षेत्र को। इतना लगभग लगभग 13.72%। अच्छा, जब वित्त की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, तो सीधे बजट से नहीं लेकिन इससे रिलेवेंट एक जानकारी है याद रखने लायक कि अभी जो चल रहा है फिलहाल 2021 से लेकर 2026 तक 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वित्त आयोग, वित्त मामलों में सरकार को सलाह मशविरा देने के लिए वित्त आयोग का एक गठन किया जाता है।
तो अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कब से कब तक चल रहा है? ये 2021 से 2026 तक इसकी अवधि है। और वर्तमान में जो इनके प्रमुख हैं, वित्त आयोग के प्रमुख हैं, वो हैं NK सिंह। तो ये आपकी जानकारी के लिए 15वां वित्त आयोग चल रहा है। प्रमुख अभी NK सिंह है इस वित्त आयोग के, 2021 से लेकर 2026 के बीच में रहेगा। अच्छा, इस बीच हम लोग क्या देख रहे हैं कि पिछले 2-1 साल से चीज़ों में जो है चीज़ों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। तो 2021-22 में अगर फरवरी 2021 की हम बात करें, फरवरी 2021 में जो इन्फ्लेशन था या फिर मूल्य वृद्धि दर थी, वो थी 5.03%। ये हमने देखा मोटा मोटी बजट के बारे में। तो ये हमने मोटा मोटी रूप से देखा कि राजस्व की प्राप्ति होती है, राजस्व का व्यय होता है, पूंजीगत व्यय होता है। अब हम इसको थोड़े से ब्रीफ में देख लेते हैं कि सरकार के पास जो पैसा है, जो मुद्रा है, वो आती कहाँ से है और उन पर खर्च किस प्रकार से होता है। बहुत संक्षेप में समझते हैं कि बजट के लिए पैसा आता कहाँ से है और बजट का पैसा जाता कहाँ कहाँ पर है। तो इसे हम कहेंगे प्राप्ति। प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? तो सरकार को सबसे ज़्यादा जो प्राप्ति होती है वो होती है टैक्सेस से। तो जैसे डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, उसके अलावा अप्रत्यक्ष कर। अब जब ये दोनों टर्म आ गए हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स क्या है ये हम जानते हैं। सरकार जो है टैक्स लगाती है, हमारा जो भी लाभ होता है उसका कुछ एक अंश वो ले लेती है। तो डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो हम सीधे देते हैं अपने हाथ से, यानी व्यक्ति से सरकार जो है सीधे लेती है। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है। तो जितना भी हम कमाए रहते हैं उसका पैसा हम सीधे सीधे सरकार को देते हैं या टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। तो ये प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो हम सीधे सरकार को नहीं देते, अल्टीमेटली वो जाता सरकार के पास है पर हम सीधे नहीं देते। जैसे जीएसटी है, जीएसटी है या वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो जैसे जीएसटी है, जीएसटी का पैसा हम सीधे सरकार को नहीं देते, हम जीएसटी फाइल नहीं करते। जीएसटी जो लगा होता है विभिन्न चीज़ों पर, उसका मूल्य जो है हम, यानी किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है उसमें जीएसटी का मूल्य लगता है। तो वो टोटल मूल्य हम देते हैं बेचने वाले को, फिर बेचने वाला बाद में उतना जो पार्ट है जीएसटी का वो सरकार को पेमेंट करता है। यानी हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते, हम जो है बेचने वाले को पेमेंट करते हैं, बेचने वाला फिर सरकार को देता है। तो ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इनसे आता है पैसा। जीएसटी की बात आ गई है तो जान लेते हैं जीएसटी जो है, जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अस्तित्व में आया था 1 जुलाई 2017 से। इसके पहले वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो चीज़ों में लगता था। तो ये गुड्स में भी लगता है और सर्विसेज में भी लगता है, यानी जो वस्तुएं होती हैं उनमें भी लगता है और जो सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जो सर्विसेज दी जाती हैं तो जो सर्विस टैक्स लिया जाता है, दोनों में लगता है। जीएसटी के बारे में एक मज़ेदार बात यह है, इसे हम आयरनी कह सकते हैं, कि जीएसटी लाने का जो उपक्रम है वो सरकारें बहुत पहले से कर रही थी, और इसको रोकने वाला जो सबसे बड़ा हाथ था, यानी जीएसटी बिल, जीएसटी बनने से, जीएसटी कानून बनने से रोकने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो थे माननीय नरेंद्र मोदी, और जीएसटी लाने वाले व्यक्ति भी जो हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी हैं।
तो हो सकता है अपने हाथ से लाने के लिए इन्होंने उस समय इसको रोक के रखा हो। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इन सब से आता है। इसके अलावा जो है कस्टम ड्यूटी से आता है, एक्साइज ड्यूटी से आता है। एक्साइज ड्यूटी ये क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो कोई भी वस्तु जो उत्पादित की जाती है, जो मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्शन होता है, उस पर लगता है कर, एक्साइज ड्यूटी। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी होती है। कस्टम ड्यूटी ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कस्टम ड्यूटी लगती है। इसके अलावा सरकारें कर्ज लेती हैं लोन के रूप में। कहाँ से लेती हैं? वर्ल्ड बैंक से ले सकती हैं, लोकल जो बैंक्स हैं उनसे ले सकती हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले सकती हैं। तो कर्ज और जो लोन लेती हैं, और वास्तव में जितनी भी प्राप्ति होती है सरकार को, अगर 2021-22 की हम बात करें, 2021-22 की, तो सबसे ज़्यादा प्राप्ति का लक्ष्य जो है वो लोन से ही है या कर्ज से ही है। लगभग 36% जो प्राप्ति होनी है वो होनी है कर्ज से। इसके अलावा सरकारें जो हैं सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड जारी करती हैं। सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड जारी करती हैं, लोग जो हैं इसको खरीदते हैं और वो जो पैसा आता है वो सरकार के पास आता है। तो ये कुछ सोर्स हैं जहाँ से जो है बजट के लिए पैसे प्राप्त होते हैं। अब जो बजट का पैसा है वो जाता कहाँ पर है? जान रहे हैं कि अलग अलग विकास कार्यों में खर्च होता है। तो जो खर्च होता है, एक तो सरकार के जो स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाओं में खर्च होता है। पेंशन देती है सरकार, वहाँ खर्च होता है। अलग अलग योजनाओं में जो सब्सिडी देती है सरकार, वहाँ खर्च होता है। इसके अलावा बजट एलोकेशन होता है, अलग अलग क्षेत्रों में खर्च करती है। हम जानते हैं रक्षा क्षेत्र है जैसे, सबसे ज़्यादा खर्च वहाँ पर होता है, इसलिए उसका उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा 13 मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय को जो है अलग अलग खर्च के लिए दिया जाता है। और फिर ये जो लोन लिया गया है इसका ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा। तो ये लोन का जो है रिपेमेंट, लोन का ब्याज ये चुकाती है सरकारें। अब जिस प्रकार से प्राप्ति में लोन का पोर्शन सबसे ज़्यादा है, उसी प्रकार खर्च में लोन का ब्याज का ही पोर्शन सबसे ज़्यादा है। लगभग 20% जो खर्च होता है वो होता है लोन के ब्याज के रिपेमेंट में ही। ये जो टैक्स मिला होता है, अलग अलग टैक्स जो सरकार को मिला होता है, इसमें स्टेट्स का भी हिस्सा होता है। तो टैक्स में जो राज्यों का हिस्सा है उनको देती है वो। इसके अलावा वित्त आयोग को जाता है, और इसके अलावा सरकार के अपने बहुत से खर्चे हैं। तो अब जब हम देख रहे हैं कि लोन या लोन का ब्याज, या मूल रूप से बात हो रही है मुद्रा के या पैसों के जो है लेन देन की, और इस लेन देन को मुमकिन बनाता है बैंकों का जो सिस्टम है, बैंकों का जो चैन है वो। तो अगला हमारा टॉपिक है बैंकिंग सिस्टम। भारत में बैंकिंग सिस्टम, ना केवल भारत में बैंकिंग सिस्टम को देखेंगे बल्कि अब बाहर के जो कुछ महत्वपूर्ण बैंक्स हैं जिनसे सरकारें लोन लेती हैं, जैसे हम वर्ल्ड बैंक की बात करें या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, तो उनके बारे में हम देख लेंगे। मुद्रा के चलन का इतिहास तो बहुत पुराना है दोस्तों। इतिहास में भी हम देखते हैं कि गुप्त काल से ही, लगभग 7वीं शताब्दी से ही सिक्के या फिर मुद्राओं का जो चलन है वो प्रारंभ हो गया था। लेकिन संगठित रूप में या फिर जिस रूप में हम बैंक को आज जानते हैं, उस प्रकार के रूप में बैंक की शुरुआत भारत में हुई थी अंग्रेजों के आने के बाद। और 1770 में, 1770 में भारत में पहला जो बैंक है वो
खुला था या पहला बैंक स्थापित हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब इसमें जो पूंजी लगी हुई थी वो पूंजी जो है अंग्रेजों के द्वारा थी, यानी बाहर के जो लोग थे वो भारतीय लोग नहीं थे। तो ऐसा पहला बैंक जिसमें जो पूंजी थी वो पूर्ण रूप से भारतीयों के हाथ की थी, तो यानी भारतीयों के स्वामित्व की थी, तो उसे हम कह सकते हैं पहला भारतीय बैंक। तो पहला भारतीय बैंक जो है वो है अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक, याद रखेंगे ये पहला भारतीय बैंक है। अठारह में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अवध कमर्शियल बैंक जो है वो बाद में यानी कि 1958 में 1958 में फेल हो गया, चल नहीं पाया, मतलब ये बैंक जो है वित्तीय कारणों से। उसके बाद 1894 में पीएनबी या फिर जिसे हम पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जानते हैं, ये पहला भारतीय बैंक है या भारतीय स्वामित्व वाली बैंक है जो अभी भी यानी वर्तमान में चालू है। वैसे तो भारत के सबसे पुराने बैंक की अगर हम बात करें जो अपने स्थापना के समय से आज तक चालू हालत में है यानी अभी भी चल रहा है, वो है एसबीआई। तो एसबीआई का इतिहास जब हम देखेंगे बाद में, एसबीआई जो है बहुत सारे बैंकों के मर्जर से, आपस में विलय से बना है। तो उसका जो जड़ है, उसकी जो जड़ है वो जाती है 1806 में, जब हुआ था बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना, जो कि बाद में बैंक ऑफ बंगाल बन गई। फिर बाद में जो है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे जो है मिलकर प्रेसिडेंसी बैंक बनी 1921 में, और बाद में 1995 में जो है वो एसबीआई के रूप में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जानी गई। तो उसकी जड़ हम देखते हैं बैंक ऑफ कलकत्ता से शुरू होती है, जिसकी स्थापना हुई थी 1806 में, और एसबीआई जो है आज भी चालू हालत में है, बल्कि देश की सबसे बड़ी जो है बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, फॉर्च्यून 500 लिस्ट का बैंक है वो, और देश का इकलौता बैंक है जो फॉर्च्यून 500 में है, ये हम बाद में देखेंगे। तो एसबीआई जो है आजकल जो एसबीआई के नाम से जाना जाता है वो अभी भी चालू हालत में है। तो इस प्रकार अगर हम ऐसे बैंक की बात करें जो भारत में सबसे पहले शुरू हुई और आज भी चालू हालत में है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये भारतीय बैंक इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी तब ये अंग्रेजों के स्वामित्व वाली बैंक थी। भारत में जितने भी बैंक्स होते हैं उनको लाइसेंस देने का, उनको रेगुलेट करने का काम जो बैंक करती है उसे हम जानते हैं आरबीआई के नाम से। आरबीआई को हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी एक अधिनियम के तहत, आरबीआई एक्ट जो 1934 में पारित हुई थी के तहत 1 अप्रैल, ये डेट याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है यानी नेशनलाइजेशन, ये हुआ था 1949 में
तो जैसा हम देख रहे हैं, इसके नाम से पता चल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके कार्य क्या क्या हैं? तो अगर इसके कार्यों की हम बात करें तो भारत में जितने भी बैंक्स हैं वो इसी के अंतर्गत काम करते हैं, इसी के अंडर में काम करते हैं। तो बैंक्स को रेगुलेट करता है, नए बैंक्स का लाइसेंस देता है, जैसा नाम से पता चल रहा है रिजर्व रखता है, रिजर्व कहने का मतलब है संचित जमा। इसके अलावा जो भी पेमेंट सेटलमेंट होता है रुपयों का चेक के द्वारा, जो पेमेंट का सेटलमेंट होता है वो आरबीआई के अंडर होता है, पेमेंट का सेटलमेंट। बैंकों को रेगुलेट करता है, तो बैंकों का रेगुलेशन जो है एक तो आरबीआई एक्ट के अंतर्गत होता है, आरबीआई उनकी देखरेख करती है, उनका सुपरविजन करता है, यानी बैंकों का सुपरविजन मतलब उनका देखरेख। वो कैसे काम कर रही हैं उन पर नज़र रखना, ज़रूरत पड़ी तो उनको अगर कुछ गलती पाई गई तो उनको पेनल्टी देना, उनको दंड देना, और अगर बुरी स्थिति हुई तो उनका लाइसेंस रद्द कर देना। ये सब भी जो है आरबीआई का काम है। इसके अलावा आरबीआई क्या करती है? नोट छापती है, बैंक नोट छापती है, बैंक नोट्स जारी करना। और एक महत्वपूर्ण काम है मुद्रा या फिर मौद्रिक नीति तैयार करना। ये सारे काम जो है आरबीआई करती है। तो आरबीआई का जो गवर्निंग बॉडी है, जो कामकाज देखती है आरबीआई का, उसमें होते हैं एक गवर्नर। आरबीआई की गवर्निंग बॉडी में होता है एक गवर्नर। वर्तमान जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। तो एक गवर्नर के अलावा जो है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 10 जो हैं डायरेक्टर होते हैं। इसका जो सेंटर है, आरबीआई का जो सेंटर है, ये मुख्यालय है, वो है मुंबई में। पहले ये कलकत्ता हुआ करती थी, बाद में जो है मुंबई शिफ्ट कर दी गई। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई को जो है भारत का फाइनेंस कैपिटल भी कहा जाता है। ये तो हो गई आरबीआई की बात। नोट्स जारी करना उसका एक काम है। नोट से संबंधित कुछ तथ्य हम देख लेंगे। हम बात कर रहे थे बैंक नोटों की। तो बैंक नोट जो है आरबीआई जारी करती है, और ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से जारी कर देती है। अब बहुत सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखनी पड़ती है कि मुद्रा का जो फ्लो है, उसका जो प्रवाह है बाजार में कैसा है, कमी तो नहीं पड़ रही है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ फिक्स अमाउंट में वो क्या है, मुद्रा जारी करती है। अब ये जो मुद्रा है वो 2 तरीके से हो सकते हैं। एक जो हो सकते हैं नोट्स के रूप में, नोट के रूप में, और दूसरे हो सकते हैं सिक्के के रूप में। आरबीआई को यह अधिकार है कि वो 10,000 तक के डिनोमिनेशन के, यानी कि 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकती है। और इतिहास में ऐसा भी हुआ भी है कि 5,000 और 10,000 के नोट भी छापे गए हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो 1, 2, 5, 10,
20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के जो नोट हैं वो चलन में हैं। तो ये 1, 2, 5 जो है ये नोट्स के डिनोमिनेशन कहलाते हैं। इतने मूल्य के नोट जो हैं वो चलन में हैं और 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सारे जो नोट हैं, बैंक नोट हैं, उस पर जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका साइन होता है। आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। 2 रुपए से जो बड़े नोट होते हैं, रुपए 2 से बड़े डिनोमिनेशंस पे, 2 और 2 से बड़े डिनोमिनेशन पे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। जो 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये के नोट पर जो फिनेंस सेक्रेटरी हैं यानी जो वित्त सचिव हैं, वित्त सचिव का साइन होता है। अच्छा, नोट के बारे में हम क्या जानते हैं कि 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी। 8 नवंबर 2016 को, 8/11/2016 को नोटबंदी हुई। इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये रिसेंट चीज है। अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ता है। नोटबंदी होने के कारण जो है बेरोजगारी बढ़ गई थी। तो 8/11/2016 को नोटबंदी हुई। नोटबंदी का मतलब क्या कि जो 500 और 1000 डिनोमिनेशंस के जो नोट थे वो बैन कर दिए गए, यानी इनको जो है कैंसिल कर दिया गया। अब उस समय से ये नोट नहीं रह गए और इसके बाद जो है इनकी जगह पर 500 के नए नोट और 2000 के नोट जारी किए गए। 500 के नए नोट और 2000 के नोट जो है जारी किए गए, लेकिन 1000 के नोट को जो है फिर से जारी नहीं किया गया। तो 1000 का नोट जो है अभी भी चलन में नहीं है। उसकी जगह पर 200 का नोट जारी किया गया अगस्त 2017 में। अगस्त 2017 में 200 के नए नोट जारी किए गए। इसके पहले 200 के नोट चलन में नहीं थे। तो ये तो हो गई नोटों के बारे में बात। नोटों की जो छपाई होती है भारत में वो 4 प्रिंटिंग प्रेस में होती है। इनकी जो छपाई होती है, नोटों की छपाई, इसके लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। इसके लिए स्पेशल कागज की आवश्यकता पड़ती है जो कि बाहर से दूसरे देशों से आयात किया जाता है। वो कौन कौन से प्रिंटिंग प्रेस हैं? एक तो है नासिक में, महाराष्ट्र, दूसरा देवास में, मैसूर में और सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में है। देवास जो है मध्य प्रदेश में है। इन चारों प्रिंटिंग प्रेस में जो है, इन 4 जगहों पर जो है नोटों की छपाई होती है। तो ये तो हो गए नोटों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। एक बार जब भी आपको समय मिले, आपके पास जितने भी जो नोट हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा। उन नोट्स का एक तो जो है आप कलर याद रखिएगा, रंग, उस पर कौन कौन से चिन्ह या फिर प्रतीक बने हुए हैं। जैसे महात्मा गांधी के अलावा जो है किसी किसी नोट में कोणार्क का चिन्ह बना होता है, कई नोट में जो है लक्ष्मण झूला का चिन्ह बना होता है। तो भारत के जितने भी स्मारक हैं उनमें से कौन सा स्मारक जो है कौन से नोट पर बना हुआ है, वो जो उसमें उसका आप ध्यान रखिएगा, क्या कौन से रंग का है, कौन से स्मारक बने हुए हैं। तो ऐसे कुछ जो फीचर्स हैं उनके बारे में भी पूछ सकता है। यू नेवर नो, आप मतलब हम कभी भी नहीं बोल सकते कि उनके बारे में नहीं पूछेगा। तो आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिक्के की अगर हम बात करें, 25-50 पैसे के जो सिक्के हैं वो चलन से बाहर हो चुके हैं। सिक्के भी जो हैं 1 रुपये से लेके अभी वर्तमान में 50 रुपये तक के भी सिक्के जारी हो सकते हैं, इवन जारी हुए हैं। लेकिन सामान्यतः जो है 1, 2, 5 और 10 के सिक्के प्रचलन में हैं। तो ये तो छोटी सी जानकारी हुई मुद्रा के बारे में, भारतीय मुद्रा के बारे में। फिर हम देख लेते हैं आरबीआई के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से बैंक हैं किस किस स्ट्रक्चर में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैंक हैं।